हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं फास्ट फाइनेंशियल एजुकेशन चैनल। आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हैं कि 2500 से अधिक म्यूचुअल फंड है, लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा डालने से पहले कौन कौन सा रिस्क को देखना चाहिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखे हैं रिस्क कैटेगराइजेशन, यानी रिस्क को बांटा गया है। देखिए, मैटर ये नहीं करता है कि आप किस म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हैं, मैटर ये करता है कहीं आपका पैसा बुड़ेगा तो नहीं, कहीं आपका जो पैसा है ऐसा तो नहीं होगा कि सहारा की तरह लूट लिया जाएगा। ये जानने के लिए आपको कुछ रिस्क है जो कि आपको जानना चाहिए, उसके बाद कभी भी कहीं भी पैसा डालना चाहिए। तो चलिए आपको बतलाते हैं कि ये जनरल रिस्क है। क्या होता है जनरल रिस्क, समझाएंगे। यह इक्विटी स्पेसिफिक रिस्क, ऐसा रिस्क आप निफ्टी 50 में पैसा डालने के लिए सोच रहे हैं या डाले होंगे, या फिर आप सोच रहे हैं कि ना सेंसेक्स में पैसा डालें, या लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या माइक्रो कैप का आप नाम सुने होंगे। किसी भी कैटेगरी में पैसा डालने जा रहे हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये इक्विटी कैटेगरी होता है। इक्विटी इसको बोला जाता है। किसी भी कंपनी में पैसा डाल रही है तो इक्विटी कैटेगरी है। ये इक्विटी में ये सारा रिस्क आता है। ये आप वैसे फंड में डाल रहे हैं जो आपका पैसा को लेकर के किसी दूसरे को लोन पे देता है, किसी बिजनेसमैन को पर्सनल लोन, कोई किसी भी तरह का लोन, तो ये डेट फंड में आता है। डेट फंड की कैटेगरी होता है म्यूचुअल फंड का। वो डेट फंड वाले क्या करते हैं, ऐसे ही स्टॉक को अपने अंतर्गत रखते हैं जिसमें आप पैसा डालेंगे ना उस स्कीम में, तो स्कीम वाले जो है उनको देंगे, यानी उस कंपनी को देंगे जो आगे आपका पैसा को कहां देगी, लोन पे। फिर वो लोन वाले उसको दिए तो वो लोग म्यूचुअल फंड को देंगे और म्यूचुअल फंड आपको, और लोन जो लिया है वही भाग गया, दिक्कत होगा। तो रिस्क जानना चाहिए डालने से पहले। तो डेट स्पेसिफिक जो म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें ये सारा रिस्क होता है। रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ, आप रियल एस्टेट म्यूचुअल फंड का नाम सुने होंगे, INVIT का नाम सुने होंगे, और ऐसे ही म्यूचुअल फंड है जो रियल एस्टेट में डालते हैं, उनसे जुड़ा हुआ ये रिस्क आता है। अब कुछ ऐसे रिस्क आते हैं जो इन सभी में आता है, ये जनरल रिस्क होता है। अब कौन सा रिस्क क्या होता है, कैसे मैनेज किया जाता है और कैसे देख करके किसी म्यूचुअल फंड में ढूका जाता है, चलिए समझने का प्रयास करिए। सबसे पहले जनरल रिस्क, इसमें लिखा गया है लिक्विडिटी, री इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल रिस्क, इकोनॉमी रिस्क और फॉरेन करेंसी रिस्क। पहले जानिए लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या होता है। ये जनरल रिस्क है, यानी किसी भी म्यूचुअल फंड में ये आपको देखने को मिलेगा। 2500 म्यूचुअल फंड है, सभी में देखने को मिलेगा। लिक्विडिटी रिस्क, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में डालने से पहले ये तय करिए, ये सुनिश्चित करिए कि क्या हम इस म्यूचुअल फंड में पैसा डालने जा रहे हैं तो क्या निकाल पाएंगे। लिक्विडिटी है, जब चाहे तब हम निकाल सकते हैं, जब चाहे तब इसमें हम और पैसा डाल सकते हैं, यानी फ्लेक्सिबिलिटी है। मन किया तो डालेंगे, मन किया तो निकालेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप पैसा डालने के लिए डाल दिए और 4 साल 5 साल रोक दिया गया, लॉकिंग पीरियड में डाल दिया गया, आप पैसा 10 साल से पहले नहीं निकाल सकते हैं, मैच्योरिटी 10 साल दे दिया गया, ऐसा तो नहीं ना है। लिक्विडिटी का मतलब हुआ कि हम पैसा जब डाल दिए तो जब चाहे तब उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं। इसको बोला जाता है लिक्विडिटी। किसी भी म्यूचुअल फंड में जाने से पहले लिक्विडिटी आपको देख लेना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि जब चाहे पैसा निकालें और जब चाहे पैसा डालें तब। दूसरा रिस्क आता है आपको, ये सभी में होता है, किसी भी कैटेगरी का हो चेक कर लीजिएगा। री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क का मतलब होता है आप पैसा तो डालने जा रहे हैं, लेकिन ये सुनिश्चित कर लीजिए कि क्या हम दोबारा उसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं। ऐसे समझिए, क्या हम निकालना चाहें तो निकल सकता है। ऐसे भी समझिए कि री इन्वेस्टमेंट रिस्क का मतलब होता है, जैसे आप किसी भी म्यूचुअल फंड में जब पैसा डालते हैं तो म्यूचुअल फंड वाले ऐसे कार्य करते हैं, थोड़ा सा समझ जाइए। म्यूचुअल फंड वाले ऐसे कार्य करते हैं, ये देखिए NAV दिया रहता है, NAV नेट एसेट वैल्यू। अगर 20 लिखा है नेट एसेट वैल्यू, इसका मतलब हुआ ना कि जब ये रुपया दिया है, रुपया यानी इस म्यूचुअल फंड का NAV 20 रुपया दिखा रहा है, इसका मतलब हुआ जब इसमें आप 20 रुपया डालेंगे ना तो 1 यूनिट मिलेगा, 1 यूनिट। इसका मतलब हुआ किसी भी म्यूचुअल फंड का जो NAV का दाम दिखाता है ना, वो क्या दिखाता है,
एक यूनिट का दाम। ऐसा देखिए, ये एक म्यूचुअल फंड है और ये भी एक म्यूचुअल फंड है, लेकिन इसका एनएबी लिखा है, एनएबी लिखा है कितना, 50 रुपया। तो देखिए, इसमें एक यूनिट खरीदने के लिए, इस म्यूचुअल फंड का एक यूनिट खरीदने के लिए आपको 20 रुपया देना है। और इस म्यूचुअल फंड में इस म्यूचुअल फंड में ध्यान से देखिए, इस म्यूचुअल फंड का एक यूनिट खरीदने के लिए आपको 50 रुपया देना है। अब आप ही सोचिए कि ये यूनिट क्या होता है, कैसे काम होता है। तो देखिए, जब आप किसी भी म्यूचुअल फंड को पैसा देता है ना, तो ये लोग आपको यूनिट दे देते हैं। और जब आप पैसा निकालने जाइएगा ना, तो ये यूनिट अपने पास रखे हैं, ईमेल पे आ जाएगा कि कितना यूनिट आपके लिए रखा गया है, कितना अलॉटमेंट आपके लिए किया गया है। अब जब पैसा निकालिएगा ना, तो यही यूनिट जो खरीदे हैं वो बेच दिया जाएगा। अब सोच करके देखिए कि ये म्यूचुअल फंड है, आप इसमें 50 रुपये दे करके क्या किए थे, एक यूनिट ले लिए हैं। कुछ साल बाद पता चला ना कि एनएबी का दाम बढ़ करके 100 रुपया हो गया है, 100 रुपया। आप गए, हमारा पैसा दीजिए, निकाले, रेडी मारे, तो आपके नाम से ना एक यूनिट खरीदा गया है। कितना प्राइस पे खरीदा गया है, 50 रुपये पे खरीदा गया है, पहले खरीदा गया था। जब आप पैसा निकालेंगे ना, तो यही यूनिट सेल कर दिया जाएगा। आप जानते हैं इसका दाम क्या लगेगा, करंट में जो एनएबी चल रहा है, करंट में एनएबी क्या चल रहा है, 100 रुपया। यानी वही एक यूनिट ना आपको 100 रुपये में बेच करके आपको 100 रुपये दे दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे, आप कहीं मार्केट गिरा हो, इसका एनएबी ना कितना पे हो, इससे हम खरीदे थे 50 रुपये पे, आज चल रहा है 20 रुपये पे, मार्केट क्रैश हुआ है तो एनएबी डाउन है। अब आप पैसा निकालने जाएंगे ना, एक ही यूनिट खरीदे थे ना आप, यही वाला सेल होगा। आज सेल किस प्राइस पे होगा, अभी दाम कितना चल रहा है इस म्यूचुअल फंड का, तो चल रहा है 20 रुपया, 20 ही रुपया पे सेल हो जाएगा, यानी 30 रुपया आप घाटे में चले गए। कहने का मतलब हुआ कि री इन्वेस्टमेंट में ये देखा जाता है कि क्या हम पैसा दोबारा डालेंगे तो उसी एनएबी पे परचेज होगा जिस एनएबी पे पहले खरीदे थे, या ऊंच वाले पे होगा या नीच वाले पे होगा। ये कॉन्सेप्ट कैसे कार्य करता है, ये आपको देखना होता है, ये वाला समझ आया। अब लोग क्यों कहते हैं कि मार्केट गिरा हो तो डालना चाहिए, इसीलिए कि जब देखिए, जब मार्केट गिरा रहेगा, जब मार्केट डाउन होगा ना, उस समय आप पैसा डालेंगे तो देख रहे हैं एक यूनिट का दाम घट जाता है, और जब मार्केट बढ़ा रहा होगा तो एक यूनिट का दाम बढ़ जाता है, और लास्ट में सेल क्या होगा, यूनिट ही होगा। कितना भी साल आप बेचिए तो यूनिट ही सेल होगा। यानी म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट अगर गिरा है, क्रैश हुआ है, तो म्यूचुअल फंड भी गिरते हैं, उसका भी एनएबी गिरता है। एनएबी गिरता है तो आप पैसा डालेंगे ना, तो आपको यूनिट कम ही दाम पे मिल जाएगा। इसलिए आपको कभी भी क्या करना चाहिए, गिरे हुए मार्केट में पैसा डालना ही चाहिए। आगे देखिए, तो ये है री इन्वेस्टमेंट रिस्क। आगे देखिए, पॉलिटिकल रिस्क होता है। कौन सा रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क का मतलब होता है कि देखिए, कभी कभी सरकार बदलती है ना, तो कब कौन सा नियम कानून ला देगी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए और कंपनियों के लिए, कोई नहीं जानता है। अगर कंपनी, सोच करके देखिए, देश में कहाँ आपका पैसा कहाँ डालेंगे ये म्यूचुअल फंड वाले, कंपनी में, किसी न किसी कंपनी में। और कंपनी के फेवर में अगर सरकार नियम कानून नहीं लाई तो क्या होगा, म्यूचुअल फंड भी बर्बाद होगा। अब मानिए कि टैक्स बढ़ा दिया गया, तो बिजनेसमैन जब टैक्स देंगे, भारी भारी टैक्स चुकाएंगे, तो असर कहाँ पड़ेगा, रिटर्न पे उनका, और उनका रिटर्न पे पड़ेगा तो म्यूचुअल फंड वाले पैसा कहाँ से डालेंगे, कहाँ से मतलब आपको देंगे, वो तो डालेंगे उसी कंपनी में, और टैक्स नहीं भरते रह जाएंगे तो ये कमाएंगे कहाँ से। इसलिए कभी कभी पॉलिटिकल रिस्क भी होता है म्यूचुअल फंड के लिए डेंजरस। ये भी आपको देखना चाहिए कि सही है कि नहीं, ये पॉलिटिकल रिस्क का खतरा तो नहीं है। आइए देखिए, इकोनॉमिक रिस्क। क्या जिस भी इकोनॉमिक में पैसा डाल रहे हैं, वो इंडिया का इकोनॉमिक हो, अमेरिका का हो, किसी भी कंट्री का हो, क्या वहाँ का इकोनॉमिक सही है, पॉलिटिकल सही है, पॉलिटिकल जो व्यवस्था है सही है। अगर सब कुछ सही है तब जाकर के पैसा आपको डालना चाहिए। तो इकोनॉमिक मतलब वहाँ का जो है, ऐसा तो नहीं है फिस्कल डिफिट्स जो है वो ज्यादा है। फिस्कल डिफिट्स का मतलब होता है, ऐसा समझिए, एक देश है तो देश कैसे, कोई भी देश कैसे अपने देश को चलाता है, तो चलाता कैसे है, साल भर में जो भी कमाएगा जीएसटी टैक्स से कोई भी देश, उसी के द्वारा देश जो होता है चलता है। लेकिन सोच करके देखिए, साल भर में टैक्स और जीएसटी से हम कम कमाए, खर्चा ज्यादा कर दिए, तो क्या करेंगे, कर्जा लेंगे दूसरे देश से। तो दूसरे देश से जो कर्जा लेंगे, ये कर्जा फिजिकल डिफिट्स होता है, फिजिकल डिफिट्स। ये मात्रा अगर बढ़ा तो कंट्री के लिए खतरनाक होता है। ऐसा तो नहीं है कि जिस इकोनॉमिक में आप डालने जा रहे हैं वहाँ खराब विधि व्यवस्था है, खराब सिचुएशन है, फिजिकल डिफिट्स बहुत हाई है, तो फिर आप बुड़ेंगे।
फिर उस म्यूचुअल फंड में आपको पैसा नहीं डालना चाहिए जो म्यूचुअल फंड ऐसे कंट्री में आपका पैसा लगाए, फिर वो कोई भी देश हो। अगला देखिए फॉरेन करेंसी रिस्क। आप दूसरे देश में दूसरे करेंसी में आप पैसा डालते हैं म्यूचुअल फंड के द्वारा, तो आप फॉरेन करेंसी रिस्क होता है, यानी रुपीज का दाम घटना और डॉलर का दाम बढ़ना, इस तरह का रिस्क। आगे आप लोग को एक वीडियो में हम कवर करेंगे कि ये कैसे क्या होता है। ये सब रिस्क आपको देखना चाहिए। आगे देखिए इक्विटी में आप डालने जा रहे हैं तो ये रिस्क शॉर्ट सेलिंग रिस्क। अब ये शॉर्ट सेलिंग क्या होता है आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, शॉर्ट सेलिंग रिस्क होता है। ऐसे ही मिड एंड स्मॉल कैप रिस्क, ये क्या होता है, तो ये वोलेटाइल ज्यादा होता है, मतलब अप डाउन ज्यादा करेगा। लोग खून नहीं देखना चाहते हैं, मार्केट में अप डाउन देखना नहीं चाहते हैं और पैसा डाल देते हैं इसमें। ये ज्यादा खतरनाक चीज होता है, अप डाउन बहुत ज्यादा करता है, तो ये भी रिस्क होता है। फिर ऐसे ही डिविडेंड रिस्क, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इस मकसद से डाले हैं कि हाँ हम डाले हैं कि डिविडेंड मिलता रहे, तो ये गारंटेड नहीं होता है कि आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो डिविडेंड रिस्क भी है। ऐसा नहीं कि देखे कि ये म्यूचुअल फंड डिविडेंड दे रहा है और सोचे कि जिंदगी भर देगा, डाल दिए मिलेगा हमको, नहीं, ये बात है नहीं है कि आपको डिविडेंड देगा ही देगा। तो डिविडेंड रिस्क। आगे देखिए मॉडल। अब मॉडल रिस्क का मतलब क्या होता है, मॉडल रिस्क का मतलब होता है मिस सेलिंग। मिस प्राइस पे सेल किया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है क्या कि एनएवी दे देंगे 50 रुपये पे और दिया जा रहा है 60 रुपये पे, ऐसा तो नहीं हो रहा है। मिस सेलिंग, मिस प्राइस सेलिंग हो जाता है, मॉडल रिस्क। आगे देखिए डेरिवेटिव रिस्क। आप फ्यूचर एंड ऑप्शन का नाम सुने होंगे स्टॉक मार्केट में, कहीं म्यूचुअल फंड में, इक्विटी में है, तो ये भी रिस्क आपको देखने को मिलता है। आगे देखिए डेट कैटेगरी में। डेट कैटेगरी में ये रिस्क होता है, डेट वाले में इंटरेस्ट रेट रिस्क, यानी इंटरेस्ट रेट जो होता है, जो आरबीआई घटाती बढ़ाती है, उसका आप लोग का असर डेट फंड पे पड़ता है। या फिर बॉन्ड्स, कोई बॉन्ड्स में पैसा डालते हैं तो उसपे भी इनवर्स उल्टा पड़ता है, मतलब उल्टा रिस्क पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया तो बॉन्ड्स जो है और डेट है इनका प्राइस यानी रिटर्न घटता है, अगर वो घटा तो ये बढ़ता है। कहने का मतलब ये है कि ना डायरेक्ट इनवर्स जो रिलेशनशिप है डेट और बॉन्ड्स के साथ आरबीआई का इंटरेस्ट रेट से होता है। तो इंटरेस्ट रेट के बारे में आपको जानना चाहिए कि कैसे कार्य करता है डेट फंड के लिए, बॉन्ड्स के लिए। आगे देखिए रेटिंग माइग्रेशन। रेटिंग माइग्रेशन का मतलब होता है बहुत सारी कंपनियां जो है इन लोगों को क्या करती हैं, डेट वाले जो म्यूचुअल फंड्स, डेट वाले जो कंपनीज होती है उसको रेटिंग देती हैं। जैसे इकरा का नाम, आईसीसीआई का नाम सुने होंगे, इकरा का नाम सुने होंगे, आईसीसीआई बोल रहे हैं, क्रिसल का नाम सुन रहे हैं, इकरा का नाम सुने हैं। ये सब ऐसी कंपनीज है जो क्या करती है, रेटिंग देती है, जो एमफी द्वारा क्या होती है, एसोसिएटेड होती है। ये क्या करते हैं लोग, रेटिंग देते हैं लोग। तो रेटिंग देते हैं लोग तो पास्ट बेस पे देंगे लोग। मानिए कि पास्ट हम ही हैं, हम ऐसी कंपनी है कि हमको जहां से भी पैसा मिलता है लोगों को, अच्छे लोगों को पैसा देते हैं, लोन पे अच्छा से कवर कर लेते हैं। तो हमको जो भी कंपनी रेटिंग देगी अच्छा देगी कि हम अच्छा कर रहे हैं। मानिए पास्ट में हम अच्छा किए हैं तो लोग देखें कि हाँ रेटिंग तो अच्छा है इसका, पैसा डाल देते हैं। अब बाद में हम स्कैम करना शुरू कर दिए, पैसा रिकवर नहीं कर पाए, लोगों को दे रहे हैं, ले नहीं पा रहे हैं अच्छा तरीके से, तो रेटिंग देख करके आप क्या किए हैं, पैसा हमको दिए हैं, अब बाद में रेटिंग चेंज हो जाएगा, क्या करेंगे आप तो डाले थे देख करके, हक्का बक्का आ जाएंगे। तो ये रेटिंग माइग्रेशन रिस्क भी होता है, समझना चाहिए। क्रेडिट रिस्क, विश्वसनीयता, ये डेट फंड में देखने को मिलता है कि जितना वादा किया जा रहा है उतना दिया जा रहा है कि नहीं, टाइम पे जितना बोला गया उतना मिल रहा है कि नहीं। स्प्रेड रिस्क का मतलब होता है, देखिए कुछ फंड्स ऐसे हैं, डेट फंड्स, जो कभी भी आपको वादा करते हैं, मतलब ये विश्वास दिलाते हैं कि ना आपको कभी भी जो सेफेस्ट होता है डेट फंड, जानते हैं गिल्ट फंड, सरकारी भी, आरबीआई भी बहुत सारा फंड लाती है। गिल्ट फंड का नाम सुने होंगे आप, गिल्ट फंड का नाम सुने होंगे, ट्रेजरी बिल का नाम सुने होंगे। ये आरबीआई जैसे लाती है, आपसे पैसा लेती है, कुछ रिटर्न दे देती है, अपने काम को करती है आपके पैसा लेकर के। इन सभी को हराने के लिए, मतलब इनसे अच्छा रिटर्न लाने के लिए बहुत सारे डेट फंड होते हैं म्यूचुअल फंड का, जो आपको विश्वास दिलाते हैं कि उनसे ज़्यादा रिटर्न देंगे, लेकिन कुछ रिस्क हो जाता है। उस रिस्क को स्प्रेड रिस्क, जैसे मानिए कि आरबीआई आपको रिटर्न दे रहा है ये कितना, 4% का, आईए वाले दे रहे हैं आप लोगों को 5% का, तो ये 1% अधिक दे रहा है ना, ये वाले म्यूचुअल फंड 1% अधिक दे रहा है। इस रिस्क को बोलेंगे स्प्रेड रिस्क। ये स्प्रेड रिस्क लिया गया है 1% का, ये उठाते हैं डेट फंड वाले। और ऐसा समझिए ये 4% क्या है, ये आरबीआई दे रही है ना, तो ये बेसिस रिस्क है, बेसिस रिस्क।
हो सकता है कि इसको ही बोली थी आरबीआई 3 दे दी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सरकार है, सरकार आपसे जो वादा करती है वो पूरा करती है। तो ये होता है बेसिस रिस्क। बेसिस रिस्क का मतलब फंडामेंटल में ही बदलाव कर दिया गया, वो आधार ही चेंज हो गया, जिसको देख करके हम जिंदा थे। आगे देखिए रियल एस्टेट रिस्क। रियल एस्टेट रिस्क, रियल एस्टेट का मतलब जगह, जमीन, प्रॉपर्टी। इसमें भी म्यूचुअल फंड के द्वारा आप पैसा डाल सकते हैं, लेकिन मानिए कि जगह जमीन खरीद रहे हैं तो प्राइस रिस्क होता है, प्राइस का उठना बढ़ना गिरना, उस अनुसार प्राइस तय होता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, अब देखिए जिस तरीके से इसमें डेट फंड इंटरेस्ट रेट को प्रभावित, मतलब डेट फंड जो होता है इंटरेस्ट रेट द्वारा प्रभावित होता है, सेम ऐसे ही बॉन्ड्स भी प्रभावित होते हैं, ऐसे ही रियल एस्टेट भी इंटरेस्ट रेट से प्रभावित होता है। इसलिए आरबीआई जब भी इंटरेस्ट रेट घटाती है बढ़ाती है तो आपको सुनना चाहिए, या फिर बजट कोई पेश होता है तो अच्छा से समझना चाहिए कि किस तरीके से किस फंड में किस फील्ड में कैसे क्या किया जा रहा है, ये समझना चाहिए। थोड़ा फाइनेंस का जानकारी रखना चाहिए। और आपको नहीं मिलता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें। ये भाई साहब हैं आपको मदद करने के लिए कि कब क्या किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए ये क्रेडिट रिस्क, विश्वसनीयता का रिस्क। जैसे इसमें होता है क्रेडिट रिस्क, रियल एस्टेट में भी क्रेडिट रिस्क होता है। मार्केटेबिलिटी रिस्क, ये क्या रिस्क है? अब आप लोग, मार्केटेबिलिटी का रिस्क का मतलब होता है मार्केट में किस तरीके से प्रॉपर्टी को सेल किया जा रहा है, किस प्राइस पे, कम प्राइस पे, हाई प्राइस पे। जैसे मानिए किसी एक फिक्स लोकेशन में है, वहाँ आपके प्रॉपर्टी है, आसपास में जिस तरीके से माहौल है उसी तरीके से आपका भी प्रॉपर्टी का दाम लगेगा। हाई पे सेल किया जा रहा है तो हाई पे, लो पे किया जा रहा है तो लो पे, यानी वो प्रभावित होगा। मार्केटेबिलिटी रिस्क, मार्केट में जो चल रहा है वही आपको मिलेगा, उसी के आसपास आपको मिलेगा। तो ये मार्केटेबिलिटी रिस्क, ये सब कुछ आपको देखना चाहिए। आप सोच रहे हैं कि पैसा डालें या पैसा से पैसा बने, हम कमा ले, तो देखिए ऐसा होता है, लेकिन अगर जानकारी आपके पास अच्छा खासा है तो अच्छा खासा लोग कमा लेते हैं। ऐसे ही अगर आप लोग सीखना चाहते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको कोई सिखाए म्यूचुअल फंड के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, पैसा कैसे कमाया जाता है इसके बारे में, तो ये चैनल आपके लिए बेहतर हो सकता है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें। अगर इंग्लिश समझ में नहीं आता है तो यहाँ पे एक लास्ट में चैनल देंगे जिसका नाम है इंग्लिश बाय उपेंद्र सर। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लें और नोटिफिकेशन दोनों चैनल पे आपके पास पहुंचे, इसलिए बेल आइकन की घंटी जब भी दबाएं तो ऑल सेलेक्ट करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। अगर आप लोग पैसा इन्वेस्टिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी लेना चाहते हैं, यहाँ पे एक लास्ट में प्ले लिस्ट दे रहे हैं। इस प्ले लिस्ट में पूरा वीडियो है स्टॉक मार्केट का, A to Z स्टॉक मार्केट का, लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके देखिए, पूरा जेड तक जितना भी है पूरा लेक्चर, और म्यूचुअल फंड के बारे में जितना भी है सभी वीडियो को एक दिन में एक वीडियो देखिए। यकीन मानिए अगर आप ऐसा करके कुछ दिन, 1 महीना 2 महीना 3 महीना दे करके इस चैनल का सारा वीडियो देख लेते हैं, आपका खोपड़ी खुल जाएगा और आप जिंदगी भर आप अपने डिसीजन को फाइनेंशियली, यानी आप अपने मेंटली तौर पे इस तरीके से हो जाएंगे कि आप अपना डिसीजन जो है फाइनेंशियली अच्छे से ले पाएंगे। अगर आप लोग 10th क्लास में है, बिहार बोर्ड में हमसे सीखना चाहते हैं 10th क्लास को कैसे पास किया जाता है, अच्छा खासा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक चैनल लास्ट में दे रहे हैं, इसको भी देखिए जिसका नाम है फास्ट कोचिंग सेंटर बाय उपेंद्र सर। और इसी तरीके से तीनों चैनल से जुड़े रहिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलें। आ रहा है अगला वीडियो, इंतजार करिए, जो आपके फाइनेंशियली सपोर्ट में बहुत मदद करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।